हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल की डिसइन्वेस्टमेंट की। वेदांता के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने रियाद में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बोला है कि ये बीपीसीएल को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है और इसके लिए 11 से 12 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्च करने के लिए भी तैयार है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे वेदांता और बीपीसीएल के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बीपीसीएल में अपना स्टेक बेचना क्यों चाहती है, तो आपको याद होगा कि फरवरी 2021 में जब करंट फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया गया था, उसमें सरकार ने अपने लिए 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था। यानी कि सरकार ने ये प्लान किया था कि ये अपनी असेट्स में जो उनका स्टेक है उसको बेच करके 1,75,000 करोड़ जनरेट करेगी। तो ये पैसा कहां से जनरेट करने वाली थी सरकार? तो इसमें जो सबसे बड़ी दो आइटम थी, वो थी, पहली थी एलआईसी का आईपीओ। सरकार अपना लगभग 10% तक का हिस्सा बेच करके 80,000 से 1 लाख करोड़ तक एलआईसी के आईपीओ से जनरेट करने वाली थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी आइटम थी वो थी बीपीसीएल में सरकार अपना जो 52.98% का हिस्सा है उसको बेचना चाहती थी और इससे सरकार उम्मीद कर रही थी कि 45,000 से 60,000 करोड़ जनरेट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1,75,000 करोड़ में से मेजोरिटी इन दो आइटम से आने वाला था। इसके अलावा पवन हंस, शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल, कुछ स्टेट ओन्ड बैंक्स, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन, आईडीबीआई बैंक और एयर इंडिया को बेच करके इसमें अपना जो हिस्सा है सरकार 1,75,000 करोड़ जनरेट करने वाली थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर को तो खत्म होने में अब 3 महीने से भी कम का समय रहा है, तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कैसा चल रहा है? तो अभी उसकी सिचुएशन काफी खराब है। जो 1,75,000 करोड़ का टारगेट था उसके अगेंस्ट अभी सिर्फ 12,000 करोड़ के आसपास डिसइन्वेस्ट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 9,330 करोड़ के आसपास सरकार ने अपना एक्सिस बैंक में शेयर बेचा है। उसके अलावा एनएमडीसी हुडको में अपना स्टेक बेच करके इकट्ठा किया है और इसके अलावा जो पीछे एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेचा गया था, तो उससे ओवरऑल 18,000 करोड़ की डील थी, लेकिन 15,300 करोड़ उसमें से टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया के एग्जिस्टिंग डेट है वो टेक ओवर करेगा, यानी कि उन डेट्स को टाटा ग्रुप पे करेगा। और कैश में सरकार के पास सिर्फ उस सेल से 2,700 से 3,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ओवरऑल अभी तक 12,000 से 12,300 करोड़ बोला जा सकता है कि कंप्लीट किया गया है। तो सरकार अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए रिलाय कर रही है कि जो एलआईसी का आईपीओ है वो मार्च 31 से पहले आ जाए, और कुछ उम्मीद की जा रही है कि मार्च में सरकार उसको ला सकती है, तो उससे 1 लाख करोड़ और हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और प्राइवेटाइजेशन चल रहे हैं, जैसे कि पवन हंस का, शिपिंग कॉरपोरेशन का, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो शायद 4 से 5 हजार करोड़ सरकार वहां से जनरेट कर ले। लेकिन तब भी सरकार मैक्सिमम 1,15,000 करोड़ ही डिसइन्वेस्ट कर पाएगी अगर एलआईसी का आईपीओ टाइम से आता भी है। तो सरकार अपने जो टारगेट है उसको 55 से 60 हजार करोड़ से इजीली मिस कर जाएगी। और उसका सबसे बड़ा कारण होगा बीपीसीएल की डिलेड डिसइन्वेस्टमेंट। तो बीपीसीएल नहीं लगता है कि मार्च 31 से पहले इस साल में कंप्लीट होगा। इसके अलावा आईडीबीआई और कुछ अन्य डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जो कि डिलेड चल रहे हैं। तो इस वजह से सरकार अपना टारगेट डेफिनेटली इस साल मिस करेगी। और अगर बात की जाए कि क्या ये पहली बार होगा, तो ऐसा नहीं है। सरकार पहले भी अपने टारगेट मिस करती रही है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो सरकार ने 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था और सिर्फ 32,000 करोड़ ही डिसइन्वेस्ट कर पाई थी। तो यानी कि लगभग 1,78,000 करोड़ से सरकार ने टारगेट मिस किया था। हालांकि उसके पीछे का रीजन ये बताया गया था कि कोविड आ गया, उसकी वजह से सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। और सेम चीज इस साल भी अप्लाई होती है, क्योंकि पहले सेकेंड वेव आई और अभी जो थोड़ी सी चीजें स्पीड अप होने लगी थी तो ओमिक्रॉन की थ्रेट आई है। तो इस बार भी सरकार श्योरली जो अपना टारगेट है उसको मिस करेगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट में लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो हालांकि इस साल में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन क्या अगले साल में ही कंप्लीट हो सकता है। तो उसके चलते एक अपडेट आई है कि जो वेदांता ग्रुप है उसने बोला है कि वो 12 बिलियन तक खर्च कर सकते हैं बीपीसीएल को एक्वायर करने के लिए। तो ये कहाँ बोला गया है? तो इनके जो वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने एक रियाद में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बोला है
कि ये इसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवली तो नहीं बिड करेंगे, लेकिन जो भी इसका राइट प्राइस है, जैसे कि जो उन्होंने बोला है कि जो इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11 से 12 बिलियन, वहां तक ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इसमें स्टेक एक्वायर करने के लिए। और अगर इसके करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए बीपीसीएल की, तो वो लगभग 85,000 करोड़ के आसपास है। तो यूएस डॉलर में ये लगभग 11.4 बिलियन यूएस डॉलर आता है। और भारत की सरकार बीपीसीएल के लिए राइट बिडर ढूंढने में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि बिडर्स इंडिविजुअली इसमें बिड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक ग्रुप फॉर्म करें, ताकि अपने जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको स्प्रेड कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा। लेकिन वो अपने लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो भी इसमें बिडिंग में इंटरेस्टेड हैं। भारत की सरकार सोच रही थी कि जो दुनिया की कुछ बड़ी ऑयल मेजर्स कंपनी है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन उसमें भी कोई अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। और ये भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये डिसइन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमने देखा कि सरकार का जो 1,75,000 करोड़ का टारगेट है, उसमें से एक बड़ा शेयर इसमें इस सेल से आने वाला है। और अगर ये नहीं आता तो सरकार के जो स्पेंडिंग प्रोग्राम्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि प्लान्ड स्पेंडिंग को कट करना पड़ेगा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल टाइम से हो जाए। सरकार ने इससे पहले सितंबर 2021 इसके लिए डेडलाइन रखी थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो पाएगा। हालांकि जो वेदांता के चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि सरकार शायद इसकी जो बिड है वो मार्च में ओपन कर सकती है। और उसके अलावा वेदांता के अलावा बात की जाए तो अपोलो ग्रुप मैनेजमेंट, जो कि प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और आई स्क्वायर्ड कैपिटल, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन ने बोला है कि इन्होंने एक टीम बनाई है लंदन बेस्ड सेंट्रिकस असेट मैनेजमेंट के साथ, और उनके साथ इन्होंने 10 बिलियन का वॉर चेस्ट यानी कि रिजर्व क्रिएट किया है यूएस डॉलर में, ताकि ये इंडिया की जो सरकार कुछ असेट्स को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें स्टेक खरीद सकें। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी इंटरेस्टेड है बीपीसीएल के अलावा। और अब अगर हम एक क्विक नजर मारें बीपीसीएल के कंपनी ओवरव्यू के ऊपर, तो ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इंडियन ऑयल के बाद बीपीसीएल आती है। रिफाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो भारत की थर्ड लार्जेस्ट है, आईओसीएल और रिलायंस के बाद। और टर्नओवर के मामले में भारत की फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है। इससे ऊपर रिलायंस, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और एसबीआई आते हैं। इसको फॉर्च्यून ने फॉर्च्यून 500 कंपनी में रैंकिंग दी थी 2020 की ग्लोबल लिस्ट में। इसके अलावा यहाँ पे आप इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,20,000 करोड़ देख सकते हैं, जो कि थोड़े टाइम पहले था। जब उसके बाद इन्होंने एक हैवी डिविडेंड दिया तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 85,000 करोड़ के आसपास रह गया है। और अब अगर बात की जाए बीपीसीएल के एसेट पोर्टफोलियो की, तो अगर हम अपस्ट्रीम प्रेजेंस की बात करें तो ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के मामले में इनकी प्रेजेंस 7 कंट्रीज में है। रशिया, ब्राजील, मोजाम्बिक, यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इनकी 4 रिफाइनरीज हैं। 38.3 मिलियन मेट्रिक टन की इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। स्टोरेज की बात की जाए तो इनका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बहुत ही सॉलिड है। इसके अलावा अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो इनके 18,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट यानी कि पेट्रोल पंप हैं। 6,000 से ज्यादा इनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं भारत गैस के नाम से। और अब अगर बात की जाए वेदांता की कि भाई वेदांता क्या करती है, तो वेदांता नेचुरल रिसोर्सेज को सप्लाई करती है। अगर इनके मेजर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर और ऑयल एंड गैसेस हैं इनके। इंडिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से ही ऑपरेट करते हैं। ये कंप्लीट वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जहां पे मिलता है वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें फिर वैल्यू एडिशन करते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे आपको बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 17% की रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक साल में इनकी जो रिटर्न है वो 4% से ज्यादा की नेगेटिव रही है। हालांकि एक बात नोट करनी होगी कि ये हैवी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इस साल में 63 रुपीज का डिविडेंड पे कर चुकी है, जो कि 15% से भी ज्यादा होता है करंट मार्केट प्राइस से। तो ये बहुत बड़ा शेयर आपको डिविडेंड के रूप में देती है, इसलिए इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन रिलेटिवली कम है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो नवंबर में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका 520 का टारगेट दिया था। टिकर टेप के लेटेस्ट प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो टारगेट प्राइस है वो 558 आता है। हायर साइड पे 680 और लोअर साइड पे 454। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 395 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे अवेलेबल है।
और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 85,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 की बहुत ही बढ़िया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि बीपीसीएल का शेयर डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। और अगर इनकी जो डिसइन्वेस्टमेंट है एज प्लान्ड गई, उसमें कोई रुकावट नहीं आई, तो ये आपको यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है कि अगर कोई इनकी डिसइन्वेस्टमेंट में सरप्राइज आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिले होता है, तो ही आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। बट अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। और लगता है कि सरकार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली प्लान कर रही है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो सकता है। और अब अगर हम वापस वेदांता पे आए और ये बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 73% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 88% की रिटर्न है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे किया है, लगभग 32 रुपए का डिविडेंड ये अभी इस साल में पे कर चुके हैं। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए तो इनका टारगेट 374 बताया गया था नवंबर के शुरू में। और अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है 385 के आसपास बताते हैं, हायर साइड पे 776, लोअर साइड पे 224। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 340 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इनके फंडामेंटल एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यूएशन इनका ठीक ठाक लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लो डेट कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या हमें वेदांता का शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनके फंडामेंटल्स देख के तो अच्छा लगता है शेयर, और इन्होंने पीछे अपने शेयर होल्डर को काफी खुश भी रखा है, डिविडेंड भी अच्छा पे करते हैं। लेकिन मुझे बस एक ही प्रॉब्लम लगती है इनकी कंपनी में कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्योंकि पिछले साल जब कोविड की वजह से इनके शेयर प्राइस गिरे हुए थे तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और कंपनी को डीलिस्ट कराना चाह रहे थे, लेकिन एलआईसी और कुछ बड़े शेयर होल्डर ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर इस साल में इन्होंने ये बताया कि अपनी सभी जो कंपनीज हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और वगैरह को अलग से डी लिस्ट कराएं, आई मीन अलग से लिस्ट कराएंगे, उनकी वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। उसके बाद फिर एक और न्यूज आई कि दोबारा से डी लिस्टिंग प्लान कर रहे हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगती है, एटलीस्ट उनके एक्शन पीछे ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगे हैं। उन्होंने मौके का फायदा उठाना चाहा है, तो अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो शेयर में दम लगता है। अगर आप इस सेक्टर में बिलीव रखते हैं तो आप इसको करंट प्राइस या किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।